हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इज़राइल और हमास में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है आपस में। और डेफिनेटली जब जियोपॉलिटिकल कोई भी टेंशन्स इस तरह की क्रिएट होती है कभी भी ग्राउंड पे, तो डेफिनेटली वो बहुत सारे देश की इकोनॉमीज़ को इम्पैक्ट करती है। इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि बहुत सारी स्टेटमेंट सुनने को मिल रही है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पर कुछ इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा काइंड ऑफ। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पहले एक टाइम हुआ करता था जब यूएस या नेस्डेक, यूएस के जो इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स और नेस्डेक, जब भी कभी लोग उठ के सुबह मॉर्निंग में देखा करते थे कि डाउ जोन्स कितना डाउन है या नेस्डेक में क्या मोमेंटम हो रहा है, तो उस टाइम पे लोग उसको देख के ट्रेड किया करते थे। लेकिन अब जो मैं बात कहूँगा, जब से बीजेपी सेंटर गवर्नमेंट में आई है तो करीबन 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो तब से ही बाज़ार में एक अलग ही मोमेंटम चल पड़ा और हमारा मार्केट जो है एक एमर्जिंग मार्केट बन चुका है आज की डेट में। और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अब देखने को नहीं मिलता। हमारी मार्केट में जो डिमांड है वो बेसिकली इतनी इन्फ्लुएंस नहीं होती है दूसरे देशों की मार्केट के साथ। बट बेसिकली सिविल वॉर जो है वो एक इससे हटके सिचुएशन है। बेसिकली एक अलग एक मेजर लेवल पे टेंशन्स होती हैं, कंसर्न्स होते हैं, जो कि कोई भी देश उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। रीज़न बीइंग क्योंकि हर देश का एक जो है रिलेशनशिप रहता है दूसरे देश के साथ, राइट। कुछ ना कुछ हम दूसरे देशों से आदान प्रदान करते रहते हैं। आई मीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो है वो रिलेशनशिप जो है बिल्डिंग में काम आती हैं ये चीज़ें, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो द सेम पॉइंट इफ़ आई टॉक अबाउट द इज़राइल और हमास वार, कि इंडिया जो है वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज एज ऑफ नाउ। देर आर फ्यू मैनी थिंग्स जहाँ पे कि हमें हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑयल की बात करूँ, क्रूड ऑयल की बात करूँ, सो माइट बी आई हैव टू से दैट आई हैव टू शेयर अबाउट इट कि हमारी कंट्री जो है वो ऑयल डिपेंडेंसी कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। क्योंकि हमारी कंट्री में जो ऑयल कंजप्शन है, सो और ऑयल अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन केवल 5% है। 95% जो हमारा ऑयल का जो कंजप्शन है वो हम बाहर दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करके उसको कवर अप करते हैं। सो द पॉइंट इज़ नाउ अपार्ट ऑफ क्रूड ऑयल, मार्केट में भी पिछले 4-5 दिनों से जो है एक डिफरेंट सा मोमेंटम चल रहा है बाज़ार में, और बहुत सारी स्टेटमेंट सुनने को मिल रही है कि नहीं, हमारे स्टॉक मार्केट को कुछ इम्पैक्ट नहीं हो सकता या कमोडिटीज़ मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता। सो आई जस्ट वांट टू ब्रीफ सम पॉइंट्स, की एरियाज पॉइंट्स ऑन दिस सिविल वॉर जो कि अभी दूसरे देश में चल रहा है। सो द पॉइंट इज़, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये वॉर स्टार्ट हुआ तो हमारा वीकेंड हो चुका था, और जब रात को ये खबर आई है तो उसके बाद जो है मंडे को मार्केट में इम्पैक्ट जो देखने को मिला, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 9 अक्टूबर का जो कैंडल हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट जो है काफ़ी गैप डाउन यहाँ पे खुला था। सो एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला था। 19,652 जो है निफ्टी क्लोज हुआ था, और यहाँ पे 19,540 पे निफ्टी जो है ओपन हुआ था। तो करीबन 120 पॉइंट निफ्टी खुली और उसके बाद 100 पॉइंट और नीचे बाजार फिसल गया था। सो नाउ मार्केट ने डे लो के आसपास ही क्लोजिंग दिया, और उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यूसली 2 दिन से गैप अप ओपनिंग के साथ ओपनिंग हो रही है। सो द पॉइंट इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्पेसिफाई हियर कि यहाँ पे अगर मैं ब्रॉडली पिक्चर देखूँ हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का, तो इंडेक्स वाइज हो सकता है कि वो इतना इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, राइट। बट पर्टिकुलरली अगर मैं स्टॉक वाइज बात करूँ तो स्टॉक में कुछ स्टॉक्स पर्टिकुलरली ऐसे हैं जहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिला है। द रीज़न बीइंग कि उन कंपनीज़ का पर्टिकुलरली वहाँ पे कुछ ना कुछ होल्ड था, राइट। इजराइल में होल्ड है इवन, आई वुड से। सो दिस इज़ द मेन
हाईली कंसर्न दैट अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स हैं तो आपको कंसर्निंग होना बनता है वहाँ पे, और आपको पूरी पैनी नज़र यानी कि माइक्रो मॉनिटरिंग उसका करना पड़ेगा कि आपको उसको शफल करना है, स्विच करना है, या आप कैसे उसमें या बने रहेंगे, किस तरीके से आपको इसमें यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आफ्टर ऑल तो कंपनी का जो एसेट लॉस है वो भी होता है और लाइबिलिटीज़ लॉस वो भी होता है मार्केट में, राइट। और ऐसे सिनेरियो में तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है जब तक मतलब इस तरह का कोई इंडिकेशन सामने नहीं आता कि जो है कि सब कुछ फिक्सअप हो चुका है या काइंड ऑफ सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है, तो तब तक तो कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं अगर आपको बात करूं कि अभी क्या पिक्चर सामने आ रही हैं, तो इतनी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं एज ऑफ नाउ। अगर आप देखें तो ये एक दिन पहले की तस्वीर है और ये 23 घंटे की पहले तस्वीर है, ये 18 घंटे की पहले की तस्वीर है। तो अगर आप गूगल पे जाके सिंपली अगर आप माहौल देखेंगे कि क्या माहौल है वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी टेंशन्स का माहौल है। मतलब एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ के हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं, और आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा बदतर हालात हो चुके हैं। जिस तरीके से हमने यूक्रेन में क्राइसिस देखे थे रूस अटैक के बाद, तो उसी तरह से कुछ यहाँ पे भी बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही है, तो बड़ी अजीब सी। इवन आई वुड से इवन आई एम नॉट एबल टू सिचुएशन टू शेयर विद यू। सो द पॉइंट इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रे टू गॉड कि ये सब चीज़ें रुक जाए तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज़ मतलब ये युद्ध जो है बेसिकली वो हमें सर्वनाश की तरफ ले चलता है। इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, उसमें दोनों ही पार्टीज़ का नुकसान होता है। इसमें कोई भी आई वुड से कि जीत या हार वाला कंसर्न ही नहीं होता है, नुकसान दोनों तरफ ही बराबर का होता है, इकोनॉमिकली भी और कैजुअलिटीज़ भी, ह्यूमन कैजुअलिटीज़ भी बहुत होती है। सो द पॉइंट इज़ कि एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं हमारी इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा ओवरऑल इसका एज ऑफ नाउ, तो उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। कन्फ्यूजन्स ये हैं कि लोग कह रहे हैं कि यार इंडिया जो है वो इज़राइल से ऑयल जो है इंपोर्ट करता है। सो आई वांट टू स्पेसिफाई हियर, आई वांट टू शेयर विद यू कि इस तरह का जो कंसर्न है बेसिकली आज की डेट में अगर मैं बात करूं इज़राइल की, तो इज़राइल जितना प्रोडक्शन करता है तो उससे ज़्यादा तो उसका कंजप्शन है बेसिकली, राइट। तो इज़राइल खुद ही जो है ऑयल इंपोर्ट्स करता है दूसरी कंट्रीज़ से। अगर मैं बात करूं ऑयल प्रोडक्शन के बारे में, तो इज़राइल में ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, राइट। और इज़राइल जो है वो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, लेकिन किस टर्म्स में, जेम्स और ज्वेलरीज में वो एक्सपोर्ट कंट्री है बेसिकली, हीरे और जवाहरात में और या फिर कीमती पत्थरों में। और उसके अलावा कुछ उपकरण जैसे कि फार्मा उपकरण की अगर हम बात कर लें, राइट, तो इस तरह से जो है इन्हीं प्रोडक्ट्स में वो एक्सपोर्ट्स कर पाता है। इससे बड़ा अगर हम बात करें तो बाकी की जो चीज़ें हैं जो इज़राइल की खुद की जो कंजप्शन में काम आती हैं, वो चीज़ें वो बाहर से ही जो है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है। सो द पॉइंट इज़ इज़राइल के साथ लगते हुए जो अरब कंट्रीज़ हैं जितनी भी, वो ऑयल प्रोड्यूसर हैं, जिसमें कि सऊदी अरब की अगर मैं बात करूँ तो वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं ऑयल प्रोडक्शन में। सो इज़राइल में अगर हम बात करें डाटा के हिसाब से, तो इज़राइल जो है 87th कंट्री है, ग्लोबल रैंक आता है, जहां पर कि 1,39,53,000 बैरल जो है वो उनके पास रिज़र्व है ऑयल प्रोडक्शन का। अब ऑयल प्रोडक्शन कितनी है पर डे की, 5,977 बैरल ओनली, राइट। सो 95th रैंक है इसका ऑयल प्रोडक्शन में, 95th रैंक। सो द पॉइंट इज़, तो ये भारत के कहीं आसपास ही आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये भी एक बहुत बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी, ऐसा कुछ कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है।
और अगर ऑयल कंजप्शन की बात करें तो ऑयल कंजप्शन देखिए आप 2,36,249 बैरल पर डे उस देश का कंजप्शन है, जबकि प्रोडक्शन कितना हो रहा है 5,970। सो इट्स ऑल अबाउट 2% ओनली, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज 51st रैंक है इन द वर्ल्ड ऑयल कंजप्शन में भी, लीजिए। सो और डेली का मतलब इनको जो कमी पड़ता है, डेली डेफिसिट 2,30,272 बैरल पर डे का इनको चाहिए है। और यही रीज़न है कि इजराइल जो है वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट ज़्यादा करता है, राइट। तो नेट इंपोर्ट इनका कितना है 2,17,657 बैरल पर डे। सो दिस इज़ द बिग फिगर आई वुड से। उसके अलावा मैं आपको एक और सच्चाई दिखाता हूँ, यू विल रियली सरप्राइज कि वाकई यहाँ पे जो अभी रिसेंटली क्रूड ऑयल में मोमेंटम देखने को मिला, आई शो यू। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, अगर आप देखें तो जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट डे पे जब मार्केट खुला तो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर खुला था क्रूड ऑयल का। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल 300 पॉइंट ऊपर, 68-80 के पास जो है मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, और उसके बाद 7100 से ऊपर जो है क्रूड ऑयल की ओपनिंग हुई थी, 7200 के आसपास इवन। सो 300 पॉइंट ऊपर खुला था क्रूड ऑयल उस टाइम पे। सो द पॉइंट इज कि वापस से अभी मार्केट ने वो जो गैप 300 पॉइंट का गैप था उसको अभी 2 दिन में नेक्स्ट कवर अप कर लिया है। कल कुछ गिरा, बाकी का मार्केट आज काफ़ी अच्छा गिर चुका है मार्केट ऑलरेडी। सो पॉइंट इज, अगर आप ध्यान से देखें, यस, सो पॉइंट इज अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट जो है वो उस गैप को फिल कर रहा है। तो इट मीन्स ऑयल प्रोडक्शंस का अभी इजराइल में जो वॉर छिड़ा हुआ है, बेसिकली उसका ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो ना के बराबर है। और अगर हम कंजप्शन की बात करें तो वो दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा है, राइट। तो दूसरे देशों में ऐसा कुछ अभी अनसर्टिनिटी नहीं है, केवल उसी देश में है। तो मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि एज ऑफ नाउ कि जितने भी प्रोडक्ट हम लोग इजराइल से जो इंपोर्ट कर रहे हैं, केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स में जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ बाकी के जगह पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अगर अब ओवरऑल बात करूँ, अगर हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए रातों रात, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सोए हुए हैं और वहाँ पे पता लगा कि कुछ और ही जो है लेवल पे जा चुका है वॉर, अगर दूसरी कंट्रीज़ उसमें कूद पड़ी, राइट, ईरान कूद पड़ा या कोई और देश कूद पड़ा, तो उस टाइम पे हो सकता है कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और फिर हमें हमारे इंडियन मार्केट में हो सकता है इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिले, और दूसरी मार्केट्स में भी, यूएस, रूस या चाइना की मार्केट में और इंडिया की मार्केट में ज़्यादा देखने को मिले। सो पॉइंट इज़ कि देखिए इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो 10% हो, 20 हो या 30% हो, बट स्टिल वी शुड कीप आवरसेल्फ ऑन अलार्म कि हमें जो है अपनी पोजीशंस कैसे संभालनी है, कैसे ऐसे स्थिति में हमें किन स्टॉक्स में लगाना चाहिए पैसा, किन स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। इसके अलावा कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनमें ऐसी सिचुएशन में पैसा लगाने से पैसा बनता भी है। इफ़ आई टॉक अबाउट गोल्ड और सिल्वर, स्पेशली गोल्ड, इफ़ आई टॉक अबाउट, तो गोल्ड में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला था पर्टिकुलर डे, करीबन 1.5% के आसपास। सो द पॉइंट इज़, ऐसे टाइम पे सोना भी एक बेस्ट जो है आई वुड से इन्वेस्टमेंट्स का ज़रिया है, जहाँ पे कि पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी होता है। सो ओवरऑल द पिक्चर इज़ कि इज़राइल में जो वॉर छिड़ा है, हो सकता है इम्पैक्ट कम आए, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनली हमें अपनी पोजीशंस को सेफगार्ड करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी मार्केट किसी भी तरह का मोमेंटम ले सकता है, बिकॉज ऐसे टाइम पीरियड में बेसिकली न्यूज़ बेस सब कुछ चलने लग जाता है, और वो न्यूज़ बेस जो है ना वो एकदम से ज़बरदस्त तरीके से पैटर्न ख़राब कर सकता है किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पीरियड पे। और नो डाउट इंडिया का मार्केट स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, इफ़ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, राइट। और डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत ही, मतलब कहीं पे भी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है।
बट द थिंग इज स्टिल कि जो भी हमारे आसपास चल रहा होता है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे घर पे भी उसमें देखने को मिलता है, ऐसा जनरली होता है। अगर कई बार हम लोग देख रहे होते हैं कि एक बड़े ग्रुप के अंदर मान लीजिए झगड़ा हो गया और हम ही उस मार्केट में अगर हैं, हालांकि उस ग्रुप का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कई बार कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। तो उसी के इसी एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पोजीशंस जो हैं वो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लेके चल रहे हैं तो आपको प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि पोजीशंस कम लेके चले, कैरी फॉरवर्ड करें, अवॉइड करें और अपनी पोजीशंस को मैक्स टू मैक्स हेजिंग करके जाएं, उसको आप कवर अप करके जाएं। ठीक है, आप न्यूट्रल होके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। और अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पीरियड में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे चलाइए, थोड़ा कम कर दीजिए इन्वेस्टमेंट्स को, धीरे धीरे करिए। बट सो द पॉइंट इज़ कि कोई भी इस तरह का जब तक ये थोड़ा सा जो है इसमें अगर ये थोड़ा सा ठंडा नहीं होता है तो कुछ भी इम्पैक्ट आगे नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ओवरऑल आई प्रे टू गॉड ऑल्सो कि ये सब कुछ ठीक हो जाए और ये सब कुछ यहीं पे थम जाए, बहुत अच्छा होगा। और ताकि लोगों की जान बच जाए। और सो ओवरऑल आई प्रे फॉर देम डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। So keep watching your portfolios and keep alarm definitely, and do trade safeguardly. Thank you very much.